नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इस सीरीज़ को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। पहले भी हमने सीरीज़ को शुरू किया था और 8 पार्ट्स को हमने कवर किया था। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 9वां भाग होगा। अगर आपने अभी तक जो हमारे हिंदी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट का 8 पार्ट है उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उन 8 पार्ट्स को कवर करने के बाद आप जो एग्जाम आपके हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं 8 पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे कुछ बातें करेंगे और साथ ही वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो देखिए, वर्णमाला को हमने अच्छे से कवर किया है, वर्णमाला की थ्योरी भी कवर की है और उसका पूरा प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर किया है। ए का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें, चाहे वो छोटा ए हो या बड़ा ए हो, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कंठ तालव्य से केवल यही 2 वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर हम जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट वर्ग होते हैं, जो हमारे का वर्ग होता है, तवर्ग होता है, टावर्ग होता है, उनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कचट तप आपको ऐसे में लिख लेना है और इसके नीचे आपको KTM 2 लिख लेना है। तो का वर्ग आपके कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग आपके तालव्य से, टा वर्ग आपके मूर्धन्य से बोला जाता है और ये ता होगा। ता वर्ग आपके दंत से और पा वर्ग आपके ओष्ठ से। और बाकी के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो आप वर्णमाला वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उनको भी हमने वहां पे अच्छे से याद किया था। मैक्सिमम इन्हीं 5 वर्गों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आपने देखा होगा, जब हिंदी में कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसी के बगल में ब्रैकेट के अंदर उसका जो सामान्य मीनिंग होती है, सामान्य अर्थ होता है, आसान भाषा में उसको लिख लिया जाता है। तो किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। देखिए, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी ये किसने कहा था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। 2 बातें और याद रखनी है, जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा था। ठीक है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा था। ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, साथ साथ में ये जो आपके सभी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको नोट करते हुए चले। आपकी पूरी हिंदी, अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट को ही कवर करते हैं तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चनों के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको नोट ज़रूर कीजिए। इस सीरीज़ में हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कवर हम करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, अव्यवस्था में उपसर्ग कौन सा है। देखिए, अव्यवस्था शब्द में आपने उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदलते हैं। ठीक है, तो हमने जब इसको पहले भी किया था उपसर्गों के बारे में, जब हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट में करते हैं वहां पे हमने बात करी थी कि जब आपको उपसर्ग पहचानना हो तो आप जो आगे का उसका है, आगे वाली जो लाइन है उसको हटाकर देखें, क्या कोई वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो अगर आप देखें यहां से, अगर आप आ को हटा दें तो व्यवस्था ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। व्यवस्था के आगे आपने आ लगाया और शब्द ही बदल गया, अव्यवस्था। तो यहां पे जो आ है ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की पर तुम न आए, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करी पर तुम ना आए, ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य में जब दो साधारण वाक्यों को हम एक साथ जोड़ते हैं उनको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। यहां पे दोनों वाक्य जो हैं पर जो ये आपका योजक चिन्ह है इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोनों वाक्य एकदम स्वतंत्र वाक्य हैं। अगर आप ऐसा बोले कि तुम ना आए तो ये भी एक पूरा वाक्य है, आपने अपनी पूरी बात कह दी, सामने वाले को समझ में आ गया कि आप नहीं आए। ऐसा है मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, तो यहां पे भी वाक्य खत्म हो गया, यानी कि दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। मिश्रित वाक्य की बात करें तो मिश्रित वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक आपका मेन वाक्य होता है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। यहां पे दोनों आजाद हैं, इसीलिए यहां पे कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं क्या कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो मूल रूप के साथ लगते हैं क्रिया के, यानी कि जो धातु होता है, रूट वर्ड होता है, उसके साथ लगते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और जो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अलावा, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, उनके साथ लगते हैं, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। दोनों ध्यान रखना, जो क्रिया के मूल रूप के साथ यानी कि धातु के साथ लगते हैं, रूट वर्ड के साथ लगते हैं, उनको कहते हैं कृत प्रत्यय। जो क्रिया के अलावा लगते हैं, हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि संज्ञा के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है। देखिए 19 शब्द के अंदर जो आपका उपसर्ग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएसएससी के द्वारा इसको पूछा गया था। 19 में आपका उपसर्ग है ऑप्शन सी उन। ठीक है, जो उन है ये आपका एक उपसर्ग है इस शब्द के अंदर। ज्यादातर जो आपका उन होता है इसका अर्थ होता है एक कम। ठीक है, तो आपका 19 है, 29 है, 39 है, उन सब में आपका उपसर्ग क्या होता है, उन होता है। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से आपने पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो अगर आप इनको एडजेक्टिव के साथ मिलाकर देखें, विशेषण लगाकर देखें या वाक्य बनाकर देखें तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। देखिए घास खा रही है, हम इसको खा रही बोलते हैं, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। हमारी आय बढ़ गई, तो इसको भी क्या बोला जाता है, इसको भी स्त्रीलिंग हो गया। व्यय, हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा व्यय बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका ये पुल्लिंग होगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। हालांकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों में कुछ आपके जो अपवाद होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो अपवादों को आपको देखते हुए चलना है, नहीं तो मैक्सिमम आप इस तरीके से इनका पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष्य, वह शब्द होता है। तो विशेष्य क्या होता है, देखिए विशेष्य वो शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। विशेषण वो शब्द होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, और जिसकी बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। आमतौर पर विशेष्य आपका या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है। अभी हमने ऊपर बात करा, विशेष्य वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। यहां पे हम बात करें किसकी विशेषता बताई गई है, तो दूध की विशेषता यहां पे बताई गई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो वह क्रिया जो अभी हो रही है उस क्रिया को हम वहां पे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो देखिए रचना के अनुसार अगर हम बात करें, रचना की दृष्टि से बात करें तो क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक होती है रूढ़ क्रिया और एक होती है यौगिक क्रिया। ठीक है, रूढ़ क्रिया वो क्रिया जो मूल धातु से बनी होती है, यौगिक क्रिया वो जो यौगिक धातु से बनी होती है। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो यह जो रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये क्या है, ये एक व्यंग्य है। किसकी रचना है, तो यह रचना है आपके ऑप्शन बी हरिशंकर
परसाई की। देखिए लेखक उनकी रचनाएं उनको लेके जो प्रश्न हैं मैं केवल वही क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इनके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल जाते हैं और साथ साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहता है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये भी आपका एक यूपीएसएससी के द्वारा इसको पूछा गया था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो आपने बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया जहां पे क्रिया का असर कर्ता के ऊपर पड़ता है वहां पे आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक और सकर्मक इनकी पहचान होती है कि आपको क्या और किसको ये प्रश्न वहां पे करने होते हैं। अगर आपको जवाब मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब प्रश्न पे आते हैं। यहां पे पूछ रहा है तो सबसे पहले देखते हैं शिशु सो रहा है। अगर आप प्रश्न पूछें क्या सो रहा है, कोई जवाब नहीं आएगा। किसको सो रहा है, कोई जवाब नहीं आएगा। तो यहीं पे हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अदर को देखें, बालक खेल रहा है। क्या खेल रहा है? तो कुछ ना कुछ वहां से जवाब आएगा कि वो क्या खेल खेल रहा है, संभावना बन रही है। जहां पे संभावना बनती है वहां पर भी आपका सकर्मक होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको जवाब मिलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा। छात्र पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ जवाब जरूर आएगा। छात्रा लिख रही है, कुछ ना कुछ जरूर लिख रही होगी, जवाब जरूर आएगा। ठीक है, शिशु सो रहा है, जवाब पूछिए क्या सो रहा है, कुछ जवाब आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे जो क्रिया हो रही है सोने की, उसका जो प्रभाव है, जो असर है, वो कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है? ये एक उपन्यास है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आत्मकथा नाम है तो आत्मकथा नहीं है, ये एक उपन्यास है, एक नोवेल है। और किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को हाल ही में यूपीएसएससी के द्वारा 2018 में इसको पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आयोग जो है यूपीएसएससी वो अपने एग्जामों में शामिल कर रहा है। इसको समझते हुए चलेंगे। देखिए संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं, विभक्ति क्या होती हैं आप जानते हैं? जो साथ में जो ऐसे शब्द लगे होते हैं जोड़ने के लिए, जिनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, इन्हीं को। ठीक है, संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं, जैसे हम बात करें राम ने, ठीक है, सीता ने, तो ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है यही आपकी विभक्तियां हैं। इनको जो संज्ञाओं के साथ आती हैं इनको विश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हिंदी में जो विभक्ति होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संश्लिष्ट, एक होती है विश्लिष्ट, एक होती है संश्लिष्ट। जो विभक्तियां संज्ञा के साथ आती हैं उनको हम विश्लिष्ट कहते हैं, और जो विभक्तियां सर्वनाम के साथ आती हैं उनको हम संश्लिष्ट कहते हैं। तो दोनों को याद करते हुए चलें, जो संज्ञा के साथ है वो विश्लिष्ट, जो सर्वनाम के साथ है वो संश्लिष्ट। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम में जैसे हमने संज्ञा की बात करी तो संज्ञाओं के साथ जो आपकी विभक्ति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन सर्वनाम में जो विभक्ति होती है वो उसी के साथ जुड़ी होती है। जैसे मेरा, इसी के साथ आपकी विभक्ति जुड़ी है। आप यहाँ पे मेरा ने नहीं लिखोगे, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा के साथ पूछेगा विश्लिष्ट, सर्वनाम के साथ पूछेगा तो संश्लिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है काठ का सपना रचना है। यह रचना किसकी है? काठ का सपना, ये रचना है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्ति बोध की। इनकी रचनाएं भी हाल ही में कई सारी पूछी गई हैं, लगातार इनको लेके प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको इनको नोट कर लेना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है काठ का सपना। नेक्स्ट है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या होगा? देखिए विशेषण क्या होता है? जो आपका जो संज्ञा होती है, जो विशेष्य होता है, उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पे जो आपका विशेष्य है यानी कि संज्ञा है वो है लोगों। ठीक है, और कितने लोगों ने किया इसकी विशेषता बता रहा है ये लाखों। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, लाखों यहाँ पे आपका विशेषण होगा।
अगला प्रश्न है, रजनी दर्पण नाटक किसकी रचना है? रजनी दर्पण जो है ये नाटक लिखा है मन्नू भंडारी ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इनका एक नाटक और है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, बिना दीवारों का घर। ये रचना किसकी है? बिना दीवारों का घर। तो ये भी एक नाटक है जो कि मन्नू भंडारी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? देखिए, राज्यपाल के अंदर जो राज्यपाल आपका शब्द है इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो आपकी किसी एक विशेष जाति को दर्शाती हैं। तो राज्यपाल एक अलग ही जाति है यहाँ पे, यानी कि उनका एक समूह, एक ग्रुप है पूरा अलग ही लोगों का। तो यहाँ पे आपका जो राज्यपाल है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जातिवाचक और समूहवाचक में कंफ्यूजन होता है राज्यपाल को लेकर, आपको ध्यान रखना है ये जातिवाचक संज्ञा है, इसी को आपको टिक करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। इस सीरीज में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि आपकी हिंदी जो है आपको डिटेल में ना पढ़नी पड़े आपके एमसीक्यूज जो सीरीज है, क्योंकि हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन भी करके साथ में पढ़ते हैं ताकि आपके सारे डाउट भी क्लियर होते हुए रहें। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करेंगे कुछ वैकेंसीज की। देखिए, अभी कल जो है उत्तराखंड पुलिस की भर्तियां निकली हैं और 1500 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है। हालांकि एज को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि असंतोष है। जो युवा थे उनका कहना था कि एज यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी। एज जो अभी की है सरकार ने, अगर हम बात करें तो 18 से 23 है। देखिए, इसमें आपके 1500 के करीब पद हैं। उम्मीद है, चांस है कि एज बढ़ सकती है, 25 हो सकती है। आप उस पर अब ज़्यादा ध्यान न दीजिए। अगर बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी और बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बढ़ जाएंगी। लेकिन सिर्फ यही एक भर्ती नहीं है, आप इसके अलावा जो आपके अदर भर्तियां हैं उनको भी फोकस कीजिए। देखिए, सारी भर्तियां आपकी एक साथ होनी है, सबके पेपर लगभग साथ में होंगे। आपके पटवारी लेखपाल में 500 से ज़्यादा पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड में आपके 900 से ज़्यादा पद हैं, बंदी रक्षक में आपके 200 से ज़्यादा पद हैं, और एसआई की आने वाली है उसमें भी आपके 150 से 200 के बीच में पद होंगे। तो इतने सारे पद हैं और साथ में पुलिस की ये वैकेंसी। आपको सभी के लिए सिर्फ एक सिलेबस पढ़ना है। सभी का जो एग्जाम होना है सेम पैटर्न पे होना है। 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आएगा और 40 नंबर में आपका जीके रीजनिंग जो आपकी वो चीज़ें हैं वो आएंगी। तो सिर्फ एक बार सिलेबस को कवर करना है, फिर सारे पेपर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है, एक बार फिर से काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, आप इनको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब अपना ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पे लगाएं। देखिए, पुलिस की जो एज है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बढ़ जाएंगी। अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो आपके पास फॉरेस्ट गार्ड है, आपके पास पटवारी लेखपाल है, आपके पास बंदी रक्षक है, आपके पास एसआई है, आरओ एआरओ आने वाला है। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं और सबका सिलेबस समान है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए मैथ पढ़नी है, किसी चीज़ के लिए आपको अलग चीज़ पढ़नी है। सबका सिलेबस सेम है, सबका पैटर्न एक है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब आपके पास मैक्सिमम 6 से 7 महीने का समय है। आपके जुलाई के अप्रैल मई जून के बाद कभी भी आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से आयोग ने 2 महीने के अंदर आपके 2 पेपर को कंडक्ट करवाया, इतनी बड़ी भर्तियों को कवर कराया, तो उम्मीद है कि अगले साल ये सभी पेपर आपके कंडक्ट हो सकते हैं। तो अपनी तैयारियों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अदर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।